Dear electrical lovers, how are you all? Welcome to the first class of series 3 of circuit theory, in which we shall discuss the analysis of circuit, जिसमें हम different types of analysis करना सीखेंगे. मेश एनालिसिस जो कि KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करेगा. नेक्स्ट विल सी नोडल एनालिसिस, जिसमें हम नोड्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ. नोड क्या होता है सर्किट में, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से 2 और मोर ब्रांचेज कनेक्टेड होते हैं, तो ऑब्वियसली उस नोड से करंट या तो एग्जिट करेगा या करंट उस नोड पे एंट्री करेगा. तो करंट की एनालिसिस किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके हम नोडल एनालिसिस करना सीखेंगे. उसके बाद मेश को नोड में, नोड को मेश में इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके एक डुअलिटी सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपका एक सर्किट है जिसमें आपका एक मेश कनेक्शन का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, तो उसको हम डायग्रामेटिकली कन्वर्ट कर देंगे नोडल सेंस में और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे. तो मेश से नोड और नोड से मेश वाइस वर्सा करेंगे, तो डुअलिटी करना सीखेंगे. एंड फाइनली विल डील विथ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस इन द सर्किट. एक सर्किट में जब इंडक्टर कनेक्टेड होता है और मोर देन वन इंडक्टर कनेक्टेड होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप होता है. हम L1, L2, L3 ये सब तो डील कर रहे होते हैं, बट साथ में M1, M2 एंड ऑल दैट इवॉल्व हो रहा होता है उससे, तो उसको भी अकाउंट करना सीखेंगे, उसके एनालिसिस सीखेंगे. सो वन बाय वन वी शैल गो विथ द सीरीज दैट इज सर्किट एनालिसिस. सो फर्स्ट टॉपिक इज आवर मेश एनालिसिस. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देना चाहूँगा कि मेश क्या होता है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हैव स्मॉल लिटिल डाउट भी आपको नहीं आने चाहिए. उसके लिए मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि मेश होता क्या है. बहुत सिंपल सा टर्म है मेश. ऑब्वियसली एक लूप है, एक सर्किट है, एक लूप है, ठीक है. तो लूप को ही हम मेश कहते हैं. लेकिन एक लूप और मेश में एक बहुत बारीकी सा डिफरेंस है कि एक लूप के अंदर भी एक लूप हो सकता है, लेकिन मेश के अंदर में कोई लूप नहीं होना चाहिए. सो हाउ ए मेश इज डिफाइंड, सी हाउ ए मेश इज डिफाइंड. ए मेश इज ए लूप. A mesh is a loop. A mesh is a loop which does not contain any other loop within it. ठीक है, which does not contain any other loop within it. डायग्राम्स और बेटर हम समझ लेंगे, देख लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे इसको, ठीक है. जो अपने अंदर कोई और लूप को नहीं एग्जिस्ट कराता, वही एक लूप है, उसके अंदर कोई लूप नहीं है, तो वो एक मेश है, ठीक है. सो नाउ मेश करंट्स को कैसे डील करेंगे, मेश करंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में कुछ हम बातें यहाँ पे देख लेते हैं. स्टेप्स टू डिटरमाइन मेश करंट्स. मेश करंट को डिटरमाइन करने के स्टेप्स बता देता हूँ आपको. मैं लिख देता हूँ हेडिंग भी यहाँ पे, स्टेप्स to determine mesh currents. मेश किस तरह से हम मेश करंट्स को डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1. सी स्टेप नंबर 1 क्या कहता है. सबसे पहले नंबर ऑफ मैसेज की मार्किंग करेंगे. लाइफ को सिंपल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा. एक एक छोटे छोटे स्टेप्स में मैं बातें करूँगा यहाँ पे. डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैसेज. सबसे पहले नंबर ऑफ मैसेज को आइडेंटिफाई कर लेना है. डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैसेज. अब मान लेते हैं n नंबर ऑफ मैसेज हो सकते हैं, ठीक है. कुछ n नंबर ऑफ मैसेज मार्क कर लेते हैं. स्टेप नंबर 2 है हमारा. स्टेप 2 क्या कहता है. स्टेप 2 कहता है जैसे हमने नंबर ऑफ मैसेज को असाइन किया, तो नंबर ऑफ मैसेज को मतलब डिटरमाइन किया, तो उसके हर एक मेश में एक फ्लो होने वाले करंट को सेपरेट हम मार्किंग करेंगे. मतलब हम मान लेंगे कि इस मेश में भले ही वो कॉमन करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन उस मेश का एक पर्टिकुलर करंट होगा, दूसरे मेश का दूसरा अपना एक पर्टिकुलर करंट होगा, तीसरे मेश का तीसरा पर्टिकुलर करंट होगा. तो सबकी असाइनिंग करेंगे, हर मेश के लिए एक पर्टिकुलर मेश करंट असाइन करेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पे असाइन मेश करंट. ये सारी चीज़ें हम जब एनालाइज करेंगे, एक्चुअल सर्किट लेके एग्जांपल देखेंगे, विल बेटर असिमुलेट दिस थिंग्स, ठीक है. इसको बेटर हम समझ लेंगे. असाइन मेश करंट्स
I1 I2 जैसे n मैसेज होंगे तो n करंट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। असाइन मेस करंट्स। अब हमने एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं कि मेरे पास मैसेज की संख्या n है तो करंट की संख्या भी n होगी, इसलिए हम लोग इस तरह से असाइन करेंगे लाइक I1 I2 I3 डॉट 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 IN, इस तरह से इतने n नंबर ऑफ करंट्स को हम टू द n नंबर ऑफ मैसेज, जितने मेरे पास मैसेज है उतने ही करंट असाइन कर दिया हमने। स्टेप नंबर 3 क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? स्टेप नंबर 3 सिंपल है। स्टेप नंबर 3 हम लोग बात करेंगे कि करंट का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात आएगी, ठीक है। जो मैंने अभी बात की कि जो इतने सारे करंट्स मैंने असाइन किए तो सबका कुछ करंट का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली। तो डायरेक्शन की बात हम करते हैं कि डायरेक्शन क्या हो सकता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे को या तो क्लॉकवाइज लो या सारों को एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई करंट एंड क्लॉकवाइज ले लिया, किसी को एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे, ठीक है। मेस मतलब एक लूप होता है, एक सपोज एक लूप है तो इसमें करंट या तो ऐसे फ्लो हो रहा होगा या फिर ऐसे फ्लो हो रहा होगा, मतलब ये मेरा क्लॉकवाइज है CW, ये ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज मैंने माना ACW। तो आइदर यू असाइन द करंट्स डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। बट ऐसा नहीं रैंडम, मतलब कोई क्लॉकवाइज ले लिया, कोई एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, कोई क्लॉकवाइज ले लिया, कोई एंटी, तब वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो कन्वेंशनली आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को असाइन करोगे। तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे, जो थंब रूल लेके चलेंगे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का लेके चलेंगे बिकॉज हमारे लिए थोड़ा कन्वेंशनल लगता है, थोड़ा इजी, कंफर्टेबल लगता है, कन्वेनियंट लगता है। अब ये मत सोचो कि टेक्निकल या कुछ इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है इसका पीछे, कोई नहीं। डायरेक्शन इज जस्ट ए काइंड ऑफ कन्वेंशन, आप कोई भी लो बट कोई एक डायरेक्शन को असाइन करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 मैं यही कहना चाहता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज करंट फ्रॉम द करंट डायरेक्शन इन ईच मेश डिनोट द, ठीक है। सबसे पहले हम लोग असाइन डायरेक्शन टू, ऑब्वियसली आप करंट जैसे ही असाइन कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन भी असाइन करो, साथ साथ साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो उस काम को, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बाद में करो। फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ, असाइन डायरेक्शन टू द मेश करंट्स एंड कन्वेंशनली टेक इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप लेके चले, ठीक है। क्लॉकवाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज सारे करंट्स को आप क्लॉकवाइज मार्क करके चले। अब जैसे ही आपने करंट असाइन किया, डायरेक्शन असाइन किया, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है अब आप सिंपली, ठीक है, हर मेश में कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप को भी आप मार्क करेंगे, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलते हुए आप वोल्टेज ड्रॉप को डिनोट, ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं KVL में। अगर आपको ये जो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये बात थोड़ा भी डाउट आ रहा हो, या फिर एक्चुअली जब सर्किट एनालाइज करूँगा, अभी मेश एनालिसिस करूँगा अभी, तो वहाँ भी अगर क्लियर नहीं हो पा रहा बात, तो यू प्लीज़ रेफर माई KVL एंड KCL क्लासेस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, साइन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली क्लियर की हुई, एक्सप्लेन की हुई, यू कैन रेफर दैट। स्टिल आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ पर डाउट आएगा यहाँ पे, बट स्टिल अगर कोई डाउट आ जाता है यू मस्ट रेफर दोस क्लासेस, ठीक है। सो डिनोट वोल्टेज ड्रॉप पोलैरिटीज। वोल्टेज मैं क्या लिख रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी एक एनालाइज करके। डिनोट वोल्टेज ड्रॉप पोलैरिटीज, वोल्टेज ड्रॉप पोलैरिटीज को आप डिनोट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? एज पर द असाइंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, एज पर द असाइंड डायरेक्शन ऑफ द, जो मेश करंट आपने वो किया अभी उसी का बात कर रहा हूँ। जो मेश करंट आपने असाइन किया उस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको वोल्टेज पोलैरिटीज उस पर्टिकुलर मेश में या ईच एंड एवरी मेश जो आपने बनाया, जो असाइन किया, जो डेजिग्नेट किया, उसमें आपको मार्क करना पड़ेगा। अगला जो हमारा पॉइंट बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप नंबर 5 हमारा कहता है फ्रॉम द करंट डायरेक्शन, ठीक है।
अब KVL लगा दो, सिंपली अप्लाई KVL। अब आपने मेश बना लिया, आपने करंट के डायरेक्शन को देख लिया, आपने अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप्स को भी डिनोट कर लिया, तो सिंपली अप्लाई। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं आप, KVL को अप्लाई करना है। KVL अप्लाई, KVL टू ईच मेश। हर मेश में अपना अपना एक KVL अप्लाई होगा, मतलब जितने मेसेस होंगे उतने बार KVL अप्लाई होगा, इसलिए उतने सारे आपके इक्वेशंस बनेंगे। तो करेंट्स आपके जितने अननोन होंगे, जितने मेश होंगे उतने अननोन करंट्स होंगे, जितने अननोन करंट्स होंगे उतने इक्वेशंस बनेंगे। इसीलिए आपका बेसिक अलजेब्रा क्या कहता है, जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन अगर हमारे पास है तो हम सारे अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट दिस ऑल अननोन करंट्स। ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी ओम्स लॉ का भी हेल्प लेंगे हम। अब बोलोगे कोई ओम्स लॉ यहाँ पे कैसे लगा रहा है, ओम्स लॉ भी यूज करेंगे। कैसे, सपोज यहाँ पे आपका करंट पता है I1, रेजिस्टेंस पता है सपोज R ओम, तो ओम का नियम लगाओगे तो वोल्टेज पता चल जाएगा I इंटू आर। तो ये एक तरह से आपने ओम का नियम का हेल्प ले लिया वोल्टेज निकालने में, और वोल्टेज का यूज कर लिया फिर KVL में, है ना। तो इस तरह से ओम का नियम का मतलब यहाँ पे किस तरह से यूज करना है स्मार्टली। ठीक है, आई होप ये सारे स्टेप्स आपको एटलीस्ट अभी तक भाषा में मैंने जो लिखा वो समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपली लास्ट स्टेप क्या होगा, सॉल्व करो उन इक्वेशंस को और फाइंड आउट करो। यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व देम एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेश एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ये एसोसिएटेड है KVL से, ये तो दिमाग में आप रख लो। मेश मतलब KVL, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे KVL, ठीक है, मेश मतलब KVL। तो अब एक इक्वेशन एक सर्किट लूँगा मैं, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से तो बेटर आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। टेक वन एनालिसिस एग्जाम्पल। एक मेरे पास सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आगे जाके यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, प्लस माइनस 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जाके मेन वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस माइनस सारे ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस है। तो मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस एंड होल सर्किट एनालिसिस की एक बात फिर से बता दूं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ करने क्या वाले हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक सर्किट दिया हुआ रहेगा मेरे पास। अब सर्किट में ऑब्वियसली सर्किट एनालिसिस करनी है, सर्किट की बात हो रही है। सर्किट में आपके रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं बहुत सारे कनेक्टेड, ठीक है, बाद में AC एनालिसिस वगैरह इंक्लूड करेंगे तो कैपेसिटर इंडक्टर भी होगा, बट बेसिकली रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे, वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं, करंट सोर्सेस हो सकते हैं। नाउ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस भी हो सकते हैं, इनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, करंट सोर्सेस एज वेल एज वोल्टेज सोर्स, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेस इंक्लूड रहेंगे आपके। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट को डील करना ईजी है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में इंडिपेंडेंट का दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दूंगा जिसमें, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसके बारे में अगर डाउट आता है तो यू कैन रेफर माय इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस का सारा कॉन्सेप्ट। हालांकि बहुत ईजी है, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, नथिंग टू वरी। सो यहाँ पे ये जो सर्किट एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेन वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का है, यहाँ पे भी एक और वोल्टेज सोर्स लगा है 10 वोल्ट का, यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक और आर्म ब्रांच है हमारे पास, एक ब्रांच और है, ये ब्रांच कनेक्ट किया और सारे को मैंने आपस में यहाँ पे ऐसे कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन, और ये देखिए यहाँ पे हो गया 4 ओम। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। और उससे पहले क्वेश्चन क्या है उससे पहले मैं एक बातें यहाँ पे कुछ प्रीफेस दे दूँ आपको यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे समझना आपको कि मैंने जो ये स्टेप्स लिखे उस सारे स्टेप्स की बात हम पहले कर लेते हैं। फाइनली ये स्टेप्स फॉलो करके मेश एनालिसिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ दिस इज नथिंग बट स्टेप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द मेश। नाउ व्हाट इज द कल्मिनेशन ऑफ दिस एनालिसिस, फाइनली क्या मिलने वाला हमें वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ पूछा गया रहेगा वही चीज़ मिलेगा, इक्वेशन बनाना है। देखिए सिंपल एक मैथमेटिक्स की तरह है कि मैथमेटिक्स में कुछ बातें बताई गई रहती है, उन बातों के आधार पे कुछ इक्वेशंस बनते हैं, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो अननोन वैल्यूज हमें पूछे गए थे वो प्राप्त हो जाते हैं। बस वही कुछ काम, ऐसा ही कुछ होना है। तो बिफोर एवरीथिंग एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि पहले मैंने बात की मेश। तो मेश क्या चीज़ होता है, मेश एक लूप है। लूप क्या होता है, ये लूप है, एक क्लोज्ड पाथ जो होता है वो एक लूप होता है। एक क्लोज्ड पाथ, देखिए ये क्लोज्ड पाथ है, ओपन तो नहीं रहेगा ना, तो एक क्लोज्ड पाथ है। यहाँ से
ये इस पाथ में क्या क्या आ रहा, 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आ रहा, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस भी आ रहा, फिर ये एक रेजिस्टेंस आ रहा, इसकी वैल्यू 10 ओम है, ये वैल्यू 10 ओम लेवल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो लूप है मतलब क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब 15 वोल्ट इस पाथ में आ रहा है, 5 ओम आ रहा है, 10 ओम आ रहा है, फिर 10 वोल्ट आ रहा है। तो ये क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड पाथ है मतलब एक लूप है, और इस लूप में कोई दूसरा लूप नहीं है, इसलिए एक मेश है। सो दिस इज ए मेश, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ए मेश। यहाँ से शुरू करके यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, भले इस ये कॉमन एक कहीं ना कहीं आर्म है, कॉमन पाथ है, कॉमन ब्रांच है इधर वाले के लिए भी, बट इग्नोर दैट पॉइंट। यहाँ से समझिए कि ये एलिमेंट है, फिर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, सारे मिलके क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं, और इसके अंदर और कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं है, अंदर में स्पेस है। तो ये एक मेस बन गया, दिस इज ए मेस। एग्जैक्टली सिमिलरली दिस इज अनदर मेस, ये भी एक कहीं ना कहीं क्लोज्ड पाथ है, भले ये कॉमन लाइन है दोनों में, बट दैट डजंट मैटर, दैट डजंट अफेक्ट। So this is a mesh and this is the another mesh. So we have two meshes in this given circuit. तो यहाँ पे हम मेश को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मेश का डेफिनेशन को समझते हुए मेश को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो देयर आर नंबर ऑफ n, यहाँ पे n की वैल्यू मेरी इस एग्जांपल में 2 है, तो देयर आर 2 meshes, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज नंबर 1 mesh एंड दिस इज नंबर 2 mesh, ठीक है। देयर आर 2 meshes सबसे पहले तो। अब दूसरा स्टेप्स हमारा क्या कहता है, दूसरा स्टेप्स हमारा कहता है सिंपली डेट नंबर ऑफ मैसेज। अब जितने जितने मैसेज से उतने उतने मेरे करंट फ्लो कराएंगे, और उन करंट को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वेंशनली लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस मेश में एक अपना करंट फ्लो हो रहा, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाया, इसकी वैल्यू दे दी, फर्स्ट मेश था तो I1, और ये दूसरा मेश है, इसमें एक दूसरा करंट फ्लो हो रहा, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही दिया मैंने, और इसका नाम दे दिया I2 क्योंकि दूसरा मेश में था। तो ऐसा ही कुछ करना है। मेरे स्पेस थोड़े ज़्यादा स्कैंटी हो रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी I1 लिखा हूँ, इसका मतलब फर्स्ट मेश, I2 लिखा मतलब सेकंड मेश, तो मुझे डाउट नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट मेश से सेकंड मेश है। तो वी हैव टू मैसेज, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा ये जो लाइन है, ये जो ब्रांच है, ये कॉमन है दोनों मैसेज में, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉमन तो रहेगा। सो दैट डज नॉट अफेक्ट माई कॉन्सेप्ट ऑफ मेश आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया मेरा, 2 करंट को मैंने असाइन कर लिया, दोनों को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया। अब तीसरा पॉइंट मेरा क्या था, अगला पॉइंट नेक्स्ट जो भी पॉइंट था, अब वोल्टेज ड्रॉप्स की पोलैरिटी को मैं असाइन करूंगा करंट के हिसाब से, एच पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो ऑलरेडी मेरा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसका वोल्टेज को मुझे असाइन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, देखिए करंट अगर इस डायरेक्शन में चले, द डायरेक्शन ऑफ द एच पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करंट जाएगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, एक पैसिव एलिमेंट में करंट जब एंट्री करता है तो प्लस पोलैरिटी, और जहाँ से एग्जिट करता है माइनस पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे 5 ओम के पास, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा तो याद दिला दूँ, अगर ये सपोज कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ से कोई करंट ऐसे गुजरा, तो जहाँ घुस रहा है यहाँ एंट्री कर रहा, तो यहाँ पे प्लस पोलैरिटी, यहाँ से एग्जिट कर रहा तो यहाँ पे माइनस पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो ये पोलैरिटी मैंने असाइन किया, ये पोलैरिटी कैसे असाइनमेंट हुआ, एच पर दिस डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर ये करंट ऐसे दिखाया होता तो वही ऑपोजिट हो जाती। सिमिलरली ये इसका भी अगर देखो ध्यान से आप, अच्छा यहाँ पे पहले कर लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, जहाँ पे करंट एंट्री कर रहा है यहाँ से कोई करंट गुजर रहा है ऐसे, ठीक है। आई होप ये यार इस बातें आप सिंपल हो गई होंगी, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को समझते हुए आप ये सारी मार्किंग कर लेंगे आप। अब यहाँ पे मैं अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि, ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो अब मैं लगा दूंगा KVL, सीधा सीधा KVL लगाऊंगा। तो KVL देखिएगा, KVL लगाऊंगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे मेश नंबर 1। मेश नंबर 1 में अगर हम KVL लगाएं, KVL, तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, उन इक्वेशन को हमारा सॉल्व करना हमारा काम है बस। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा सबसे पहले -15, क्योंकि मैं अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चलूँ तो देखो माइनस पहले आ रहा, -15 वोल्ट। पहले भी हमने KVL एनालिसिस काफ़ी की हुई है, तो वही बातें कर रहा हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक समथिंग एनीथिंग न्यू आई एम डूइंग हेयर, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -15 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे मेरा अगला वोल्टेज ड्रॉप मेरा यहाँ हुआ है, तो ये प्लस, अगर इस तरह से चलूँ मैं तो सबसे पहले प्लस को टच कर रहा हूँ, इसलिए प्लस आएगा यहाँ पे प्लस। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट I1 है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। ये वोल्टेज ड्रॉप मैंने कैसे निकाला, ओम के नियम से निकाला, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। अगला मैं क्या करूँगा, अगला मेरा फिर करंट ऐसे करके यहाँ से गुजर रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर प्लस आएगा, और यहाँ पे फिर प्लस तो है ही,
10 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट मेरा क्या है ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा टेकन केयर वाली बात यहाँ पे आ रही है। आप समझ रहे हो कि इस मेश के एनालिसिस कर रहा हूँ तो यहाँ से 5 ओम से तो I1 गुजर रहा, 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से तो I1 गुजर रहा, लेकिन ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेश। ये जो 10 ओम है सिर्फ पहले वाले मेश में नहीं है, दोनों मेश में कॉमन है। इसलिए दोनों मेश में कॉमन है, यानी कि पहले वाला मेश का भी करंट जा रहा है, दूसरे वाले मेश का भी यहाँ से करंट जा रहा है, इसलिए दोनों करंट की अकाउंटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस आर्म में, इस ब्रांच में, इस एलिमेंट में, इस रेजिस्टेंस में, वो बिकॉज ऑफ I1 एज वेल एज I2, बिकॉज ऑफ, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, रियलाइज इट, अब खुद से समझने की कोशिश करिए। ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से करंट की वजह से होगा, I1 की वजह से भी होगा, I2 की वजह से भी होगा। तो I1 और I2 दोनों की अकाउंटिंग में करूंगा। तो अब देखिएगा ध्यान से डायरेक्शन को कि I1 मेरा इस दिशा में जा रहा है, तो इस मेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो I1 प्लस में आएगा, I1 मेरा प्लस में तो आएगा, लेकिन I2 को ध्यान से देखिए, I2 इधर से गुजर रहा है। I2 अगर ध्यान से देखें तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जा रहा है I2, तो I2 इधर से जा रहा है यानी माइनस में जा रहा है, इसलिए माइनस I2 होगा। तो so the voltage drop as far as the KVL in the first mesh is concerned, फर्स्ट मेश में मैं जो KVL अप्लाई करूंगा तो 10 वोल्ट के अक्रॉस, 10 ओम रेजिस्टेंस जो है, 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 माइनस I2 से होगा, क्योंकि I1 मेरा ऐसे जा रहा है I1 और I2 मेरा ऐसे जा रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दोनों का डिफरेंस की वजह से होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो ऐड हो जाता है ना, या तो दोनों ऐसे जाते तो मैं I1 I2 को जोड़ देता, प्लस कर देता, या तो दोनों करंट्स मेरे ऐसे जाते तो भी मैं I1 और I2 को जोड़ देता, बट द करंट्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैं आई विल टेक द डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ऑफ 2 दूंगा। लेकिन डिफरेंस में भी I1 माइनस I2 भी हो सकता है या I2 माइनस I1 भी हो सकता है, तो कौन सा डिफरेंस में लूंगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है आपके इस मेश के रेस्पेक्ट में प्लस है, इसलिए I1 प्लस में और ये माइनस में जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये सारे कन्वेंशनल बातें हैं, उसको अच्छे से एक बार दिमाग में आपको इम्बाइब कर लेना है। एंड आई थिंक बस यही एक मेश एनालिसिस में मिस्टेक्स होने के चांस जहाँ रहते हैं वहाँ पर मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा देर तक समय लिया समझाने के लिए, बिकॉज द मिस्टेक प्रोन पॉइंट है यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत होते हैं बच्चों के। सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। सो ये मेरे इस मेश में यहाँ वोल्टेज हो गया, यहाँ का काम भी हो गया, यहाँ का एक लास्ट बचा है प्लस 10 वोल्ट, तो इस डायरेक्शन में अगर हम चले तो ये प्लस 10 वोल्ट आएगा, प्लस 10 वोल्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट आएगा और इक्वल टू केवीएल कहता है लास्ट में हो जाएगा 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ मेश इन ए लूप इन ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट इज केवीएल, वही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेश नंबर 1 से प्राप्त, दो अननोन है मेरे पास I1 और I2 और दोनों अननोन का एक इक्वेशन बना, यानी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। तो मेश नंबर 2 बनाऊंगा अब मैं इक्वेशन KVL। मेश नंबर 2 में आई शैल अप्लाई द KVL, आई शैल नाउ अप्लाई द KVL टू द मेश नंबर 2 KVL। तो इसमें अगर मैं KVL लगाऊं तो यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर करना है मुझे, कुछ भी नया नहीं होने वाला। इसमें अगर हम पाथ में चले तो यहाँ भी सबसे पहले अगर इस तरह से डायरेक्शन चले, लेट मी टेक कलर कन्वेंशन, यहाँ से ऐसे मैं स्टार्ट करूँ तो ऐसे माइनस 10 वोल्ट से गुजरूंगा, फिर यहाँ पे 10 ओम वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे प्लस वोल्ट ड्रॉप होगा 6 ओम के अक्रॉस, फिर प्लस वोल्ट ड्रॉप होगा 4 ओम के अक्रॉस, और इस तरह से मैं सारे वोल्टेज ड्रॉप की काउंटिंग कर लूँगा, है ना, कुछ इस तरह से मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले लिखूंगा माइनस 10 वोल्ट, फर्स्ट आई शैल राइट माइनस 10 वोल्ट, कौन सा माइनस 10 वोल्ट है, ये वाला माइनस 10 वोल्ट है, ये वाला है ना माइनस, पहले माइनस है, देखो इस डायरेक्शन माइनस जाएगा तो माइनस आएगा। फिर यहाँ पे 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, इट इज कॉमन टू बोथ द मेसेज, दोनों मेसेज में कॉमन है, इसलिए नॉट ओनली I2 बट ऑल्सो I1 इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस एलिमेंट, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस बार I2 मेरा जो होगा, I2 के वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन I1 की वजह से अगर हम देखें तो I1 की वजह से ये ऑपोजिट होगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हो रहा है, माइंड इट। तो इट
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपली इन अ सिंपल टर्म्स कि I2 इसमें इधर जा रहा है और I1 इसके ऑपोजिट जा रहा है, तो I1 विल बी ऑब्वियसली इन द निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वी शैल राइट प्लस लिखूंगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी 10 ओम है तो 10 भी लिख दूंगा ब्रैकेट में। I2 मेरा इसके मेरे कन्वेंशनल डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन I1 उसके ऑपोजिट में जा रहा है, इसलिए I1 मेरा माइनस में आ गया। इस मेस के रेस्पेक्ट में अगर हम चले तो I1 प्लस में था, I2 माइनस में था क्योंकि उसके ऑपोजिट हो गया था, बट इस मेस के रेस्पेक्ट में I2 प्लस में आया, I1 में माइनस में आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे, प्लस 6 ओम और I2 के वजह से हो रहा है, ठीक है। और 4 ओम के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 4 ओम इंटू I2 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसमें भी I1 और I2 के इक्वेशन है, उसमें भी I1 और I2 के इक्वेशंस थे, बस I1 और I2 के इक्वेशन का ही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखिए ये मेरे इक्वेशन बन गए हैं, ये मेरे I1 I2 में बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉ किया हूँ सब कुछ अपने एज पर दी कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द मेस। बट क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो मैं लिखने वाला हूँ इन दिस रेड कलर। एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ओम से गुजरने वाले करंट का वैल्यू बताओ, लाइक दैट सिंपल क्वेश्चन में ये पूछ दिया। तो आप I2 की वैल्यू जो आपकी आएगी वही तो 4 ओम के अक्रॉस फ्लो हो रही है, I2 की जो वैल्यू आएगी वही तो 4 ओम के अक्रॉस का करंट है, तो आप I2 का वैल्यू जो निकालोगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। मे भी रैंडमली कुछ भी पूछ दे, 6 ओम के अक्रॉस का करंट निकालो, तो 6 ओम का अक्रॉस का करंट भी एग्जैक्टली सेम I2 ही फ्लो हो रहा है, तो I2 ही आपका आंसर है। लेकिन सपोज पूछ दे कि 10 ओम के अक्रॉस का करंट निकालो, सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करंट अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस, देन आपका आंसर क्या होगा? देन आपका आंसर होगा, अगर इस डायरेक्शन में पूछ रहा है तो होगा I1 माइनस I2, क्योंकि I1 मेरा आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 आपका, तो इसका आंसर होगा I1 माइनस I2। सो I1 I2 आपके कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट वाले करंट है जो आपने अपने मेस एनालिसिस के लिए निकाला है। लेकिन ऑन द वर्च्यू ऑफ दैट, बाय द बेसिस ऑफ वर्च्यू ऑफ दैट, उसके आधार पे आपसे जो चीज़ अब पूछा जाए वो आप निकालो। सो दिस इज द टास्क, ठीक है। सो वट एवर इज द टास्क, वट एवर इज द एक्चुअल क्वेश्चन, बट एक सर्किट अगर आपकी दी हुई है और सीधा सीधा मेस जैसा कुछ बन रहा है, तो मेस एनालिसिस करके आप कुछ इस तरह से अननोन्स निकालेंगे और ठीक है, उन अननोन्स के आधार पे अब क्वेश्चन जो पूछा गया वो जवाब देते रहोगे आप। सो आई थिंक यहाँ पे आपको बातें सिंपल लग रही होंगी। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इन जनरल मैंने बताया, कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं आपके लिए, बट आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राइट। लाओ फिलहाल हम I1 और I2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो आपका मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, बहुत अच्छे से कर लोगे आप, बट यहाँ पे बातें जो की मैंने उस पर जोर देना था पहले तो, बट स्टिल फॉर यू आई शैल सॉल्व इट। 2 इक्वेशंस है मेरे पास एंड आई शैल सॉल्व देम, वेरी सिंपल। अगर आप सॉल्व करें इन इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट सिंपली, ठीक है। I1 की वैल्यू कुछ आएगी, I2 की वैल्यू कुछ आएगी, ऑब्वियसली I1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से लगभग 1.5 एम्पियर, ठीक है, 1.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू 1.5 एम्पियर है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो करंट है यहाँ से गुजरने वाला, बीच में जो 10 ओम लगा वहाँ से गुजरने वाला करंट, और इस डायरेक्शन में पूछा जाए, तो आपको निकालना होगा I1 माइनस I2, यानी कि 2 एम्पियर में से 1.5 एम्पियर घटाओगे, यानी कि 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ निकाला जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हो, आई होप सो, ठीक है। अब हम आपको एक और एग्जांपल लेके चलेंगे जो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल होगा, ठीक है। मेस एनालिसिस का एक अलग एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ मैं आपके पास, ठीक है। तो देखिए एक अगला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो सुपर मेस को रिलेट करते हुए चलूँगा। व्हाट इज अ सुपर मेस? कोई नया चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट हर एक थोड़ा सा अलग कुछ होता है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप आता है लाइफ में, तो हम उसको एक नया नाम दे देते हैं सो दैट हम उनको इंपॉर्टेंस दे सके और उसको अच्छे से एनालाइज करके समझ सके। इसलिए सुपर मेस नाम का एक बात यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, सुपर मेस, और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। सुपर मेस कुछ अलग नहीं है, बट देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। सुपर मेस, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर स्टेटमेंट को बारे में बातें करेंगे हम। When an ideal
current source when an ideal current source is connected between two meshes, super mesh is formed. A super mesh is formed. ठीक है, सुपर मेश कब बनता है? जब दो मेश के बीच में एक आइडियल करंट सोर्स कॉमनली कनेक्टेड हो, कॉमन हो. ठीक है, अब यहाँ पे आप इस एग्जांपल को रिकॉल करो. यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि दो मेसेस के बीच में कोई कॉमन करंट सोर्स था. हाँ, एक वोल्टेज सोर्स जरूर था, बट ये भी कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं था. इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था. तो यहाँ पे ऐसा कुछ सुपर मेश जैसा बात था नहीं. लेकिन अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें सुपर मेश जैसा कुछ होगा. दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, फिर ये स्टेटमेंट और बात एम्फसाइज करेंगे हम. सो सी दिस एग्जांपल. एक यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया हुआ है, 6 ओम है ये. उसके बाद यहाँ पे कुछ कनेक्ट करूँगा. उसके बाद अगला है 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे मैंने मेन वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, ±20 V मतलब वोल्ट. उसके बाद ये आगे का आर्म मैंने लिया, ये आगे का ब्रांच लिया, और यहाँ पे मैंने 4 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और आगे जाके मैंने इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया. तो ये तो अभी तक कुछ कनेक्शन नहीं है, तो एक सिंगल मेश है. लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आइडियल करंट सोर्स को मैंने यहाँ कर दिया कनेक्ट. आइडियल करंट सोर्स, आइडियल क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है आप इसके साथ, इसीलिए आइडियल है. ठीक है, और यहाँ पे इसका लेवलिंग कर दी मैंने 6 एम्पियर की. तो आप देख सकते हो कि ये एक मेश है. ऑब्वियसली ये एक मेश है, मेश नंबर 1. ये एक मेश है, मेश नंबर 2. नाउ ये दोनों मेशेस के बीच में एक कॉमन कनेक्शन ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड है. एक आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड है. तो अपने आप में दो मेशेस तो है ये, लेकिन ये दो मेशेस मिलके एक सुपर मेश कहलाएगा. ऐसा ये सुपर मेश इसलिए कहला रहा क्योंकि इनके बीच में एक आइडियल करंट सोर्स है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं डिफाइन अगर करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 1 and 2 together form ए सुपर मेश. ठीक है, सुपर मेश. तो कहने का यहाँ सुपर मेश का बात को इन्वॉल्व करने का बस यहाँ इतना सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस बस यही है कि हम इसको एक सिंगल मेश मान के चलेंगे. है ये दो मेश, बिकॉज बीच में एक आर्म है, एक ब्रांच है, एक एलिमेंट कनेक्टेड है, एक आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड है. ठीक है, ये जरूर याद रखना, आइडियल करंट सोर्स की वजह से ये सुपर मेश बना है. तो आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो है ये एक मेश, है एक दूसरा मेश, लेकिन दोनों मेश मिलके एक मेश बना दिए, इसका नाम रखे सुपर मेश. तो इसकी एनालिसिस एक सिंगल मेश की तरह होगी, बस इसीलिए हम इसको सुपर मेश कह रहे हैं. दो मेश होते हुए भी हम इसकी एनालिसिस एक सिंगल मेश की तरह करेंगे. सिंगल मेश कैसे करेंगे? इसको इग्नोर करते हुए, इसको समझ लेंगे कि दिमाग में रखेंगे कि नहीं है. हालांकि इसका यूज होगा, इसके इक्वेशंस कंट्रीब्यूट होंगे इसके द्वारा. स्टिल एज ए मेश एनालिसिस व्हाइल अप्लाइंग द KVL वी शैल कंसिडर दिस ए single mesh and we shall ignore this branch, this common element. तो इसको इग्नोर करते हुए एक कॉमनाइज कर देना, कॉमन सिंगल मेश कंसिडर कर लेना ही सुपर मेशिंग है, सुपर मेश मान लेना है. तो सुपर मेश मतलब 1 and 2 दोनों को एक साथ मानेंगे. ठीक है, इसलिए सुपर मेश है. बट स्टिल देखो करेंगे क्या, एक बार इसको हमने तो एम्फसाइज कर लिया कि सुपर मेश बन कैसे रहा, बट एनालिसिस अब देखते हैं कैसे होगा. बट ओरिजिनली फंडामेंटली ऑब्वियसली वी हैव 2 मेसेस. हमारे पास 2 मेसेस, इसलिए मैंने लिखा है 1 and 2. तो 2 मेसेस तो हैं, इसीलिए मैं जो बेसिक मेश एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ. यहाँ पे मैं एक I1 बनाऊँगा. ठीक है, I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है. यहाँ पे I2 बनाऊँगा, यहाँ पे दूसरा करंट फ्लो हो रहा है. लेकिन देखो अब इसका इक्वेशन बनाते समय कैसे सुपर मेश का कॉन्सेप्ट लेके आ जाता हूँ डायरेक्टली. अगर मैं एक सिंगल मेश समझता तो ये वाला वोल्टेज यूज करता, ये वाला यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यूज करता. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मुझे पता करना पड़ता कि कितना हो रहा है. ऑब्वियसली अगर आप इस मेश को एक सिंगल मेश मानो, सी द डिफ़िकल्टी
and in order to eradicate that difficulty we are developing the concept of super mesh. तो super mesh की बात आई क्यों, super mesh जैसा वर्ड को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो एक नेसेसिटी को समझेंगे तो और बेटर क्लैरिफाई होगा आपको बात कि अगर इफ़ यू डिड नॉट कंसिडर अ सुपर मेश, अगर आप सुपर मेश जैसा बात कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लाते तो क्या करते, सिंपली आप इस सर्किट के एनालिसिस के समय दो मेसेज कंसिडर करते हैं, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2 लिखते हैं और इस I1 को लिख के आप इसमें KVL अप्लाई करते और इसमें अपना दूसरा KVL अप्लाई करते। तो यहाँ पे जब आप KVL अप्लाई करते तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आप -20 लिखते हैं, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे -20 वोल्ट का ड्रॉप लिखते हैं, यहाँ पे 6 × I1 लिखते हैं, है ना, ऑब्वियसली +6 × I1, अगर मार्किंग करते हैं प्लस या माइनस आएगा, ये I1 फ्लो हो रहा है तो +6 I1 लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आप लिख ही नहीं पाओगे, यू कैन नॉट राइट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, क्योंकि ओनली करंट पता है इस ब्रांच का, आपको वोल्टेज पता करने के लिए रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए कुछ, मतलब सिंपली यू कैन नॉट असर्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आर्म, दिस ब्रांच। तो आपको ऑब्वियसली एक बहुत फंडामेंटली समझो, रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों के वोल्टेज के ड्रॉप के ही बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं है बल्कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ही है वो, तो यहाँ का मतलब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप ही है वो। तो आप कहीं ना कहीं इस ब्रांच ने खुद ही आपको इंस्पायर किया कि आप इधर के वाले ब्रांचेस में घुस जाओ, तो इसीलिए आप इस मेश के एनालिसिस करते समय आपको इस मेश में एंटर करना पड़ा, इसीलिए कुछ सुपर मेश जैसा बात आ रहा है। वी कैन नॉट अवॉइड एंटरिंग दिस मेश व्हाइल analyzing this first mesh, you have to enter the first mesh, sorry you have to enter the second mesh while analyzing the first mesh and vice versa, मतलब आप इसका भी जब करोगे एनालिसिस तो उस समय आपको इस मेश में एंटर करना पड़ जाएगा, इसलिए सुपर मेश जैसा कुछ बात आ रहा है। व्हाई द इवोल्यूशन ऑफ सुपर मेश, इट्स वेरी सिंपल, इसको समझने कोई ऐसा नहीं कि सुपर मेश एक कोई मैजिक है और आप कर रहे हैं इस बात को, इट्स वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट, नेचुरली ये ऑकर हो रहा है ये बात। सो सी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, कि अगर आप फर्स्ट मेश में अप्लाई करते हो KVL को तो ऑब्वियसली आपके पास है तो सुपर मेश, बट फिर भी आपके पास मेश नंबर 1 तो है ही एक बार, तो मेश नंबर 1 में अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो सुपर मेश के कॉन्सेप्ट से ही ये चीज़ लिखूंगा। पहले तो आपका आ जाएगा ये -20 वोल्ट ये वाला, तो पहले तो -20 आप लिखो यहाँ पे -20, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा क्योंकि करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज देखो तो यहाँ पे हो जाएगा +6 × I1, +6 × I1। उसके बाद आपका यहाँ पे वाला वोल्टेज ड्रॉप आपको लिखना था लेकिन कोई वोल्टेज ड्रॉप का पता नहीं, तो आप इधर चले जाओगे। अब इधर बस इधर जाने का मतलब ये नहीं है कि यही वाला करंट जाएगा, आप इधर में घुस गए तो इधर वाले करंट के हिसाब से चलोगे आप। तो इधर में आपका 10 I2 चल रहा है तो प्लस माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे, तो अब I2 वाला करंट के हिसाब से चलोगे। ऑब्वियसली इस मेश में घुस गए तो अब इस मेश के करंट को एनालाइज करोगे, इस मेश को अब करंट का ये नहीं, ऐसा मत सोचो कि ये करंट इसको इग्नोर करने का मतलब I1 चला गया, अभी भी I1 इसमें फ्लो हो रहा है, I2 इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, बट यू आर सिंपली इग्नोरिंग दिस, बट यू आर नॉट इग्नोरिंग I1 एंड I2। I1 एंड I2 को तो अकाउंट करोगे क्योंकि I2 के वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I2 के वजह से यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो यहाँ पे लिखोगे 10 × I2 प्लस 10 × I2 प्लस 10 × I2, सिमिलरली यहाँ पे +4 × I2 प्लस 4 × I2, ठीक है, ये सारे करेंट्स होंगे, ये एक इक्वेशन बना आपका। सिमिलरली अगर आप मेश 2 में KVL लगाते हैं, मेश 2 में अगर आप KVL अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सी सबसे पहले यहाँ पे आप मेश 2 में वी आर गोइंग टू अप्लाई द KVL इन मेश नंबर 2, तो मेश नंबर 2 में भी आप चलोगे तो वही सारी बातें लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के इक्वेशन आपके बनेंगे। सो वी शैल डील विथ सी, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 10 I2 ऑब्वियसली लिखोगे, 4 I2 भी आप लिखोगे, ठीक है, तो फिर से वही लिखने वाला हूँ मेश 2 में 10 × I2 प्लस 10 × I2 प्लस 4 × I2, 4 × I2, ये मेश 2 का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप तो 10 × I2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 × I2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको
यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता चल रहा तो आप घुस जाओगे इधर, तो -20 आ जाएगा, यहाँ पे -20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +6i1, ठीक है, +6i1, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस, ये i1 है, ठीक है, ये भी i1 था, +6i1। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों सेम इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि सर वी आर गेटिंग ओनली 2 अननोन्स है हमारे पास, ऑब्वियसली i1 एंड i2 2 अननोन्स है, लेकिन इक्वेशन दोनों सेम ही बनेगा हमेशा, इक्वेशन दोनों सेम बनेगा, इसलिए इसका वी नीड वन मोर इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दी थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाला है, कॉमन वाला जो ब्रांच है आप ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे हमने किया था एक चीज़ कि कॉमन ब्रांच में i1 माइनस i2 फ्लो किया था ना कॉमन ब्रांच में, तो यहाँ भी तो कॉमन ब्रांच में ऐसा ही कुछ फ्लो होगा। कॉमन ब्रांच में इधर से i1 आ रहा है, इधर से i2 जा रहा है, ठीक, इधर से i1 आ रहा है, इधर से i2 जा रहा है, यानी कि i1 माइनस i2, बट सी द डायरेक्शन ऑफ द 6 एम्पियर। ध्यान देना होगा कि i2 का जो डायरेक्शन है दैट इज़ मेरा अपवर्ड डायरेक्शन, और 6 एम्पियर का जो करंट है वो भी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि i2 का डायरेक्शन 6 एम्पियर के डायरेक्शन के साथ सिमिलर है, यानी कि i2 will be plus and i1 will be minus. So simply I should write that i2 minus i1 is equal to 6a, ठीक है, 6 एम्पियर्स, i2 minus i1 is equal to 6 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा i2 minus i1 is equal to 6 एम्पियर, and this will be थर्ड इक्वेशन। सो यहाँ पे कोई 1 and 2 जो है एक्चुअली सेम इक्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, बट एक्चुअली इन द सेंस दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन। ये भी i1 i2 का इक्वेशन है, ये भी i1 i2 का इक्वेशन है। इफ यू सॉल्व देम यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2। यहाँ से आप निकाल सकते हो इजिली i1 और i2 का वैल्यू। फॉर यू आई शैल फाइंड आउट द वैल्यूज। देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास -20 है, सी, ठीक है, -20, और ये आपका 10 4 14 i2 है, और i1 आपका जो है दैट इज, ठीक है, 6i1। तो इफ़ यू सॉल्व देम एंड फाइंड आउट द वैल्यूज तो आपके i1 i2 कुछ आई थिंक यू विल गेट i1 इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर एंड i2 विल गेट 9.2 एम्पियर, समथिंग लाइक यू विल गेट, एंड हेंस इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको मिल जाएगा 9 में से 3 या 6 है ना, 6 एम्पियर का ये आपका कॉमन करेंट है। So this is not important to solve here to discuss. The important thing how to solve and how to analyze this circuit if an ideal current source is given in between two meshes, common mesh अगर दिया होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको लूँगा यहाँ सुपर मेश का, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई हैव ड्रॉन द सर्किट ऑलरेडी, यहाँ पे एनालिसिस को देखेंगे बस, इक्वेशन सॉल्यूशन इज नॉट और इम्पॉर्टेंट थिंग, बट द सर्किट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सुपर मेश कहाँ बन रहा है, एक बार मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊँ इस बात को। सी, सबसे पहले बता दूं कि ये जो एक कॉमन नोड दिख रहा है जो इस ब्रांच से आगे जाके यहाँ पे सारे कॉमन मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉमन ब्रांच है जो एक तरह से ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये कॉमन ब्रांच है, कॉमन नोड है, सॉरी। तो अब देखिएगा, मैंने ये बताया था सुपर मेश का डेफिनेशन अगर हम सब समझे तो दो मेशेस के बीच में एक आइडियल करंट सोर्स का होना सुपर मेश को क्रिएट करता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो 5 ओम का जो 5 एम्पियर का जो करंट दिख रहा है, तो 5 एम्पियर का जो करंट दिख रहा है यही आपका कॉमन करंट सोर्स है, कॉमन आइडियल करंट सोर्स है। तो ये इस वाले मेश में और इस वाले मेश में कॉमन है, यानी कि ये दोनों मेश मिलके एक सुपर मेश की तरह कहीं ना कहीं एक्ट करेंगे, सुपर मेश का इक्वेशन आपको देंगे। बट आप कहोगे सर ये भी एक आइडियल करंट सोर्स है, तो ये कोई सुपर मेश को कंट्रीब्यूट कर रहा नहीं कर रहा, बिकॉज वाई सिंपल, द डेफिनेशन कहता है कि दो मेश के बीच कॉमन होना चाहिए। ये दो मेशेस के बीच में कॉमन नहीं है, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अलग मेश का एक अलग ब्रांच है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू रेंडर एनी सुपर मेश, इसका कोई रोल नहीं है सुपर मेश में। इसका रोल है क्योंकि ये दो मेशेस के बीच में कॉमन टाइप से है, कॉमन होने की वजह से कुछ हमारा डिफ़िकल्टी आती है, उस डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम सुपर मेश की बात को लेके आते हैं। बट ये कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं दे रही है। अच्छा, ये क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स, और ये आप देखें कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 9i लिखा हुआ है और इस i को यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कहना चाहता है कि इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा, इफ़ इट इज़ i देन वही वाला i, वही वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये वाला वोल्टेज का वैल्यू। सो इट इज़ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसीलिए ये सर्कुलर सर्कल नहीं है, ये एक रोम्बस शेप में,
ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अगर इसको एक पूरा नाम दूँ तो ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है करंट पे। किस करंट में? इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। कुछ ट्रांजिस्टर होगा, कुछ होगा जिसकी वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ का वोल्टेज डिसाइड हो रहा, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एंड व्हाट डिपेंडेंसी इसकी है? करंट पे डिपेंडेंसी है। किस करंट पे डिपेंडेंसी? इस करंट पे। अभी अगर इसका आई है तो इसका इस आई पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 एम्पियर है तो ये 45 वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि 9 × 5 45 हो जाता है। अगर इस करंट, इस ब्रांच में करंट जितना भी होगा उससे 9 से मल्टीप्लाई होगा और उतना वोल्टेज यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, वो सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये है आपके कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखते हैं एनालिसिस करने के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ नंबर। ये जो सबसे पहले मेरा दिख रहा है ये नंबर 1 है, इधर नंबर 2, यहाँ नंबर 3 और यहाँ नंबर 4। इस तरह से मेरे मेसेज होंगे। तो इस मेस में मेरा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मेस नंबर 1 क्लॉकवाइज करंट, इसको मैं I1 मानता हूँ। इसमें मेरा I2 फ्लो होगा, इसमें मेरा I3 होगा और इसमें मेरा I4 होगा। अब ध्यान से देखें तो सारे मेरे क्लॉकवाइज करंट्स मैंने बनाए हैं, कोई गलत नहीं होना चाहिए इस पर कन्वेंशन वाइज। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो I1 है ये 2 एम्पियर के बराबर है, लेकिन ठीक है, क्योंकि इस मेस में मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है तो ये 2 एम्पियर के बराबर ही है, क्योंकि 2 एम्पियर ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो मैं तो I1 माना, लेकिन ज़रूरत नहीं थी मानने की, फिर भी अगर मैं मानता हूँ तो ये मेरा जो I1 है इस तरह से मेरा I1 ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहा है ना, ध्यान से देखें तो इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं लिखूँ कि ये I1 मेरे 2 एम्पियर के बराबर है तो वैल्यू इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्शन ध्यान दीजिए, डायरेक्शन इसका 2 एम्पियर का इधर जा रहा है और क्लॉकवाइज अगर हम चले तो मेरा ये I1 इधर जा रहा है, यानी कि एक माइनस यहाँ पे आएगा। तो I1 की वैल्यू तो मुझे सीधी मिल गई। और जब मुझे I1 की वैल्यू मिल ही गई तो मुझे अलग से कुछ इस मेस का कुछ अलग से KVL लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से मेस एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मुझे जब I1 मिल गया, उस मेस का जो अननोन करंट था मुझे प्राप्त हो गया, तो मुझे अब मेस एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है इस मेस की पर्टिकुलरली। अब दूसरे मेस में चलते हैं। दूसरे मतलब इस वाले पहले मेस में चला जाता हूँ मैं, I3 वाले में। I3 वाले में अगर हम चले तो यहाँ पे मैं बता दूँ सबसे पहले तो कि ये जो I3 है और ये जो I है एक दूसरे के एक्सक्यूज मी, I3 है और ये जो I है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। जो मैं I दिखा रहा हूँ क्योंकि I इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा मेरा वोल्टेज, इसलिए I1 ये जो I है और ये जो I3 एक दूसरे के अपोजिट है। सो माई I3 इज इक्वल टू -I, और इस I का रोल है आगे जाके, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा I3। अब इसमें KVL अगर मैं अप्लाई करूँ, इसमें KVL अप्लाई करूँ तो यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ड्रॉप होगा। तो सिंपल मेरा इक्वेशन बनने वाला है यहाँ पे, देखिएगा। द सिंपल इक्वेशन गोइंग टू बिकम इज 7I3, ठीक है, 7 × I3 प्लस 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कॉमन है इस मेस में और इस मेस में, ध्यान दीजिए आप, कॉमन है इस मेस में और इस मेस में। तो इधर से गुजर रहा I3 ऐसे करके और इधर से गुजर रहा, अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो दिखा दूँ मैं अच्छे से, कि यहाँ पे इधर से इधर जा रहा है मेरा I3 और इधर से इधर जा रहा है मेरा ये फर्स्ट वाला मेस का I1। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों करंट की वजह से होगा, लेकिन दोनों अपोजिट में, इसलिए समथिंग माइनस समथिंग डिफरेंस लेंगे हम। तो I3 मेरा ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन में, कन्वेंशनल इसको अपोजिट। सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हेयर, आई एम गोइंग टू राइट 8 ओम का रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, I3 -I1, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद प्लस अगला है 6 ओम का रेजिस्टेंस। अगेन ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है कॉमन टू दो मेसेज के बीच कॉमन है, दो मेसेज के बीच कॉमन है। इसमें क्या है, I4 इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इस तरह से लिख देता हूँ। I4 मेरा इस तरह से, ध्यान से देखिए, इस तरह से जा रहा है। तो I4 और I3 का डिफरेंस होगा यहाँ पे। सो I3 इज गोइंग लाइक दिस, I4 इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो मेरा ये डायरेक्शन है, मेरा मेन डायरेक्शन I3 का ये है। तो I3 के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलूँ तो मेरा पे हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम तो रहेगा ही, I3 -I4। एक चीज़ तो सिंपल है कि जिस मेस की एनालिसिस कर रहा हूँ उस मेस का जो मेरा मेन करंट है वो पॉजिटिव रहेगा ऑब्वियसली, उसके अलावा जो दूसरे वाले मेस वाले करंट इंटरफेयर कर रहे हैं वो माइनस में रहेंगे। ये हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन बना, एक इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देता हूँ। अब देखिए इसमें I1 है, I3 है, I4 है, तीन अननोन है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दो ही अननोन है, क्योंकि I1 तो आपका नोन है
I1 तो आपको पता है, इसीलिए I1 की वैल्यू तो आपकी नोन है, I1 की वैल्यू पुट कर दो तो सिर्फ 2 अननोन का एक इक्वेशन बना। यानी कि सॉल्व करने के लिए यू नीड वन मोर इक्वेशन कंप्राइजिंग I3 एंड I4, ठीक है। तो इनको लेकर के एक और इक्वेशन आपको मिलना चाहिए। तो देखिए एक और इक्वेशन, नहीं I3 I4, और चूंकि I2 भी आपके लिए अभी तक अननोन है तो I2 का भी एक इक्वेशन बनेगा, इसलिए टोटल और 2 इक्वेशन बनेंगे। देखते हैं, विल सी जितना पॉसिबल इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ इस वाले मेस में, ठीक है, ये 2 नंबर मेस है, इसमें चलता हूँ 2 नंबर मेस, ठीक है। ये मेरा 1 नंबर मेस था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 नंबर मेस था, और ये मेरा चौथा मेस था, है ना। तो दूसरे मेस में अगर हम चले तो इस तरह से अगर मैं चलूँ, आई शेल गो इन दिस डायरेक्शन, लेट मी टेक दिस, इस तरह से ओबियसली, तो क्लॉकवाइज ऐसे 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 मैं चलूँ तो सी सबसे पहले -3 वोल्ट आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखने वाला हूँ -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ I2 की वजह से हो रहा है, तो 4 ओम I2, ठीक है, I2 की वजह से हो रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप निकालने जाऊँगा तो ये इंटरफेयर कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या है। यही इसीलिए मैंने सुपर मेश का कॉन्सेप्ट लाया, इसको जंप कर दूंगा, इस ब्रांच को इग्नोर कर दूंगा, इसको इग्नोर करते हुए एक्सक्लूड करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो अब मैं चला जाऊँगा इधर से इधर, है ना। तो यहाँ पे 9I का मेरा ड्रॉप होगा, 9I, तो प्लस 9I, और I मेरा एक्चुअली इक्वल टू I3 है, -I3 एक्चुअली हो जाएगा माइनस की वजह से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे -I3 लिख सकता हूँ। सो 9I है, लेकिन ये I मेरा इस करंट के हिसाब से मेरा इक्वेशन तो I1 I2 I3 I4 के टर्म्स में, इसलिए मैं I का टर्म्स लेके एक एक्स्ट्रा टर्म नहीं बढ़ाना चाहता फालतू का। सो I3 तो मेरा सिंपली इसके इक्वल है, तो लेट मी राइट I1 इज इक्वल टू -I3 लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ से I इज इक्वल टू -I3, I इज इक्वल टू -I3, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली I इज इक्वल टू -I3, सो ये मेरा बन जाएगा -9I3, -9I3, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस है और I1 की जगह पे I3 आ गया, ठीक है, ये ऑलरेडी कर दिया मैंने, प्लस ये हो गया। अगला है यहाँ से 6 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो 6 ओम में वही वाली बात है, 2 करंट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। I4 इसमें मेन करंट है, I3 उसके नेवर वाला करंट है, इसलिए यहाँ पे होगा I4 -I3 इंटू 6 ओम, जो यहाँ पे था ना वही चीज़ है, 6I3 -I4 था क्योंकि वो थर्ड मेश की बात हो रही थी, यहाँ पे 6I4 -I3 है क्योंकि फोर्थ मेश की बात हो रही है। फोर्थ मतलब सेकेंड और फोर्थ दोनों कॉमन है यहाँ पे एक्चुअली। तो अगर आप बोलो कि सेकेंड मेश में इक्वेशन बनाऊँ तो ये बना, फोर्थ मेश में इक्वेशन बनाऊँ तो भी यही बनेगा, इसीलिए ये जो मेरा इक्वेशन बना वो मेश नंबर 2 और 4 में कॉमन है, 2 और 4 का ये KVL है, ठीक है, 2 और 4 का ये KVL है, ये भी एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन और बनेगा कौन सा, ये जो करंट आपका 5 एम्पियर है, ठीक है, ये वाला 5 एम्पियर आप देख सकते हैं लिखा हुआ था 5 एम्पियर का करंट, तो ये 5 एम्पियर का करंट आपका एक नॉन वैल्यू है, एक पता हुआ वैल्यू है, तो इसको रिलेट कर सकते हो आप 2 करंट्स के साथ। तो रिलेट करोगे तो यहाँ पे I2 फ्लो रहा है, यहाँ से I4 फ्लो रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो I4 का डायरेक्शन के साथ एडिंग है, I2 के साथ अपोजिट है, यानी मैं लिख सकता हूँ I4 -I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये भी एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो आपके पास एक्चुअली 4 करंट्स थे, दैट इज I1, I2, I3 और I4, जिसमें से I1 तो आपका 2 एम्पियर है, तो ये तो नॉन हो गया। अब बचे अननोन 3, इसीलिए आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखें तो इसमें भी I3 और I4 का इक्वेशन है, I1 तो नॉन है तो इसको इग्नोर कर दो, I3 और I4 का इक्वेशन है, यहाँ पे I3, I4 और I2 का इक्वेशन है, यहाँ पे I2 और I4 का इक्वेशन है। तो यहाँ से सिंपल आप कम कर सकते हो कि I2 की वैल्यू निकाल सकते हो I4 के टर्म्स में, तो I2 की वैल्यू अगर I4 के टर्म्स में निकालो तो सिंपली I4 -5 आएगा, I4 -5 आएगा, और इस I4 -5 को यहाँ पे पुट कर दो, I4 -5, तो यहाँ से अब ये I4 और I3 का इक्वेशन बना, ये भी एक I3 और I4 का इक्वेशन बना। तो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशंस यू विल फाइंड I3 एज वेल एज I4 एंड हेंस ऑल द 4 अननोन करंट्स एंड हेंस ऑल द अननोन रिक्वायरमेंट्स जो भी आपके सवाल में होंगे वो पता चल जाएगा। जैसे कि ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि I3 पता चलते ही I3 पता चलेगा तो I पता चल जाएगा, और I पता चलेगा तो 9I का पता चलता ही सब कुछ जो भी अननोन आपके अब क्वेश्चंस होंगे वो पता चल जाएंगे यहाँ से। तो हाउ वी डिड दी एनालिसिस वेरी स्मार्टली,
ये चीज़ें आपको समझनी थी। मैं आइडियल एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप दिस क्लास वाज क्वाइट यूजफुल टू यू। अगले क्लास में हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, नोड क्या होता है, आई होप यू नो, एंड फ्रॉम दैट नॉलेज विल सी नोडल